चलिए स्टार्ट करते हैं सबका पसंदीदा चैप्टर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। नाम तो सुना होगा, नहीं? बताओ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कौन सा साइंटिस्ट लिखे थे? व्हिच साइंटिस्ट हैज गिवन? ओ देखा, आप लोगों को मालूम है, सबको मालूम है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। और फर्स्ट लॉ क्या है? यही तो है वो लॉ जिसको सबसे पहली बार बताया, तो इसलिए उसका नाम पड़ा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। बाद में और भी लॉ बताया, उनका नाम सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऐसे पड़ा, नहीं? अच्छा चलो ठीक है। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है क्या कहता है? लेट अस राइट द लॉ फर्स्ट। सबको लॉ मालूम है, फिर भी मैं थोड़ा सिस्टमेटिकली जाना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा चीजों को, क्योंकि लिखने के बाद ही सारे चीजें निकल के आएंगे। और ये लॉ मैं आपको पहले से बता दूं, इतना सारा मिसकंसेप्शन इस लॉ में भरा पड़ा है कि आप सुनोगे तो दिमाग फट जाएगा, फिर आपकी आंखें खुल के खुले रह जाएंगे। अच्छा ये था, आज तक तो हम लोग ये समझ रखे थे। ठीक है, लॉ को थोड़ा ढंग से समझते हैं। क्या स्टेटमेंट लॉ कहता है? कहता है क्या? एज लॉन्ग एज नो external unbalanced force acts on a body, as long as no external unbalanced force acts on a body, it continues in its state of rest or of uniform motion along straight line. जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं आया होगा। पहले एक्सटर्नल फोर्स किसको कहते हैं समझ में आना चाहिए। देखो, जब भी कोई फोर्स की बात आता है तो दो चीजें सामने आते हैं। एक एजेंट जो फोर्स लगाएगा, एन ऑब्जेक्ट जो जिसके ऊपर फोर्स लगेगा। एन एक्सटर्नल फोर्स किसको कहेंगे? एक एक करके सारा टर्म को समझ लेंगे, फिर लॉ को समझने की कोशिश करेंगे। पहला टर्म हुआ, हम लोग इसमें देखते हैं व्हाट इज एन एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या हुआ? एक्सटर्नल फोर्स का मतलब हुआ, आप जानते हो जब भी कोई बॉडी के ऊपर कोई फोर्स आता है तो कोई एक एजेंट लगाता है। जैसे ये कोई एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को कोई आदमी पुश करना चाहता है। अब ये आदमी पुश करना चाहता है तो ही इज पुशिंग लाइक दिस। नाउ ही इज द एजेंट who is pushing the block and this is the object which is being pushed. अब जिसको पुश कर रहा है उसका अपना बाउंड्री है, जो पुश कर रहा है उसका भी अपना बाउंड्री है। अगर एजेंट ऑब्जेक्ट का बाउंड्री के बाहर से है तो हम इसको कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स। समझ में आया क्या? और अगर मैं केस बदल देता हूं, सपोज आई चेंज द केस, आई से सपोज आई चेंज द केस। यहां पे क्या हो रहा है? एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है। अब ये दूसरे ब्लॉक के अंदर कोई पहलवान फंस गया है और वो पहलवान क्या कर रहा है? सोच रहा है कि इसको पुश करते करते ले जाएगा। क्या वो ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। नाउ यू सी द एजेंट इज इनसाइड द ऑब्जेक्ट, द एजेंट हु इज पुशिंग इज इनसाइड द ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, छोटे छोटे डेफिनेशन बहुत बड़े बड़े मुश्किलों को हल कर देंगे और आपको बहुत जोर से फंसा देंगे अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा। तो यहां पर जो फोर्स आ रहा है इसको हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फोर्स। और ये जो फोर्स हुआ ये इंटरनल फोर्स।
एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा तो आप कहोगे दी body, if it is at rest, it will remain at rest. If it is moving, it will keep on moving with uniform motion along a straight line. Means it will keep on moving with uniform motion along a straight line. मतलब constant velocity में, constant velocity में कहने का मतलब हुआ velocity का magnitude constant रहेगा, speed constant रहेगा, जिसको हम uniform motion कहते हैं, and डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगा। डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगा मतलब स्ट्रेट लाइन में जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट डायरेक्शन। आप ये पूरा चीज को रिड्यूस करके कांस्टेंट वेलोसिटी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इट कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन। समझ में आया क्या? हाँ, तो हम लोग अभी लॉ को नहीं समझे, हम लोग तो वर्ड्स को देख रहे हैं, ये डिफरेंट वर्डिंग को समझ रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स किसको कहते हैं? एक्सटर्नल फोर्स इज द फोर्स अप्लाइड बाय एन एजेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट विद द एजेंट बीइंग आउटसाइड द ऑब्जेक्ट। ये एक्सटर्नल फोर्स दे रहा है, ये इंटरनल फोर्स दे रहा है। ठीक है, लॉ कहता है कि एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी को मूव करवा सकता है, इंटरनल फोर्स मूव नहीं करवा सकता है। देखो आपको भी समझ में आ रहा है, ये पुश करेगा तो ये ब्लॉक चलेगा, ये कितने भी जोर से पुश करेगा तो ये ब्लॉक चलेगा क्या? नहीं। तो अब पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि why external force can move a body but internal force cannot move a body। न्यूटन बोल दिया सब कुछ हो जाता तो न्यूटन भगवान हो जाएंगे भाई, हमें तो भी समझ में आना बहुत जरूरी है। न्यूटन जी के कहने से कुछ नहीं होता है, हमें समझना है कि इंटरनल फोर्स किसी बॉडी को क्यों मूव नहीं करवा पाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं, हम लोग देखेंगे सारा चीज को एक एक करके समझेंगे यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन हो रहा था। हाँ सर, इन केस अगर वो आदमी अगर अंदर समहाउ वो सरफेस से वो छूटा नहीं, सरफेस को, सर बॉक्स के सरफेस को छूटा नहीं है, मतलब मेडा है, मतलब कैप्सूल मेडा है, वो पुश करता है तब मूव हो गया सर। अगर वो कैसे करके मतलब सरफेस छूटा नहीं है, मतलब अंदर फ्लोट कर रहा है। ओके, आई विल कम टू योर पॉइंट। आपका क्वेश्चन ये है, हम आ रहे हैं आपके पॉइंट में आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। अब हम देखते हैं कि आपका क्वेश्चन ये है कि ये जो आदमी अंदर है, ये आदमी अगर नीचे खड़े होने के बजाय मान लो यहाँ पर पानी है, वो आदमी पानी में तैर रहा है, तैरते तैरते पुश कर रहा है, तो क्या ये मूव करेगा? और थिंक ऑफ ए सुपरमैन, थिंक ऑफ ए सुपरमैन। ये सुपरमैन क्या हुआ है? सुपरमैन इसके अंदर उड़ रहा है, सुपरमैन कैन फ्लाई। ये बड़ा सा बॉक्स है, सुपरमैन इसके अंदर उड़ रहा है और उड़ते उड़ते पुश कर रहा है, क्या ये मूव करेगा क्या? दिस इज व्हाट इज योर क्वेश्चन। इन दैट केस आल्सो द फोर्सेस आर इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस, विल द बॉक्स मूव? These are the cases of internal forces। ये आपका क्वेश्चन है, I will definitely clear it। ये भी इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। और सर बुक में लिखा है एक्सटर्नल फोर्स देने से ही मूव करेगा। इस केस में तो लग रहा है कि ये सुपरमैन ढकेलते हुए उड़ाते हुए ले जाएगा। नहीं, नो, इट्स नॉट लाइक दैट, नॉट लाइक दैट। अब देखिए यहाँ पे ये आदमी जब इसको पुश करेगा, पहला वाला केस हम अपना वाला भी केस ले लेते हैं, जब वो चालाक इंटेलिजेंट आदमी अंदर खड़े होके इसको पुश कर रहा था। देखो ये आदमी का पहले फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। ये आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो ये कुछ ऐसा खड़ा है और इस आदमी के ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहा है। ये आदमी वॉल को पुश कर रहा है तो वॉल भी उसको पुश कर रहा है ना। इन फ्री बॉडी डायग्राम वी शो ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। अच्छा, ये आदमी जब पाँव के नीचे का तेल डाल देंगे, उनके पाँव नीचे फिसलते होते, अपना पाँव नहीं फिसल रहे, मतलब यहाँ पर फोर्स ऐसे आ रहा होगा। अब ये आदमी के ऊपर ये जो फोर्सेस आ रहे हैं उसके चलते हमारा जो बॉक्स के अंदर वो खड़ा है, उस बॉक्स के ऊपर क्या फोर्स आएगा? बॉक्स के ऊपर जो फोर्सेस आएंगे कैसे आएंगे सोचिए। तो आप तो जानते हो बॉक्स के ऊपर जो फोर्स आएंगे, यहाँ पर जितना फोर्स आ रहा है यहाँ पर उतना ही फोर्स आएगा। और ये इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स बॉक्स दे रहा है, बॉक्स के ऊपर उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स उल्टा आएगा। सी, बॉक्स के ऊपर दो फोर्स आया,
व्हाट इज द नेट फोर्स? जीरो, द बॉक्स विल नॉट मूव। आदमी के ऊपर नो फोर्स आया, व्हाट इज द नेट फोर्स? जीरो। कहने का मतलब हुआ इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। Internal forces always exist in pair and they cancel out each other। इसलिए नेट फोर्स जीरो हो जाता है, उनका रिजल्टेंट होता है जीरो। एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट ये पेयर में नहीं होता है। देखो तो इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक ही आया, बाकी फोर्स तो आदमी के ऊपर आया। बट इंटरनल फोर्सेस पांव पे आ रहा है एक, यहाँ पे ये आदमी हाथों से बॉक्स को इधर ढकेल रहा है, पांव से बॉक्स को इधर ढकेल रहा है। तो इंटरनल फोर्सेस आर ऑलवेज एक्सर्टिंग इन पेयर। नाउ गो बैक टू द जीनियस क्वेश्चन। क्या? इफ ही इज फ्लोटिंग, अरे बाबा वो कैसे आगे जाएगा? व्हेन ही पुशेस वाटर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, वो कैसे फ्लोट करेगा? he will push it। वो कैसे आगे जाता है? by pushing air in the backward direction। either case he will push in one direction and the air pushed by him will be pushing in opposite direction। internal forces had to exist in pairs। so net force due to internal forces is zero। समझ में आ रहा है क्या? internal forces always exist in pair। क्या आपका डाउट क्लियर हुआ कि यहाँ पर ये अगर पानी में स्विम करते करते पुश कर रहा है, मतलब कैसे पुश करेगा? सपोज यू आर इन स्पेस, आप पूरा ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले गए स्पेस में, क्या आप कोई चीज को पुश कर सकते हो? हाँ, जैसे पुश करने की कोशिश करोगे वो इधर भाग जाएगा, आप उल्टा भाग जाओगे। यू कैन इंस्टेंटली पुश ओनली द मोमेंट यू ट्राई टू पुश। आपकी पुशिंग के चलते वो एक डायरेक्शन में भागेगा, जो रिएक्शन फोर्स आपको मिलने वाला है आप उल्टे डायरेक्शन में भागोगे। आप उसको कंटिन्यूअसली पुश करके नहीं ले सकते। समझ में आ रहा है क्या? क्या जब आप स्पेस में आप चल सकते हो? नहीं चल सकते हो। क्यों? यू नीड एन एक्सटर्नल फोर्स। आप कुछ भी करो अपनी जगह ही पड़े रहोगे, भाग नहीं सकते। समझ में आ रहा है? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। वी आर लिविंग ऑन अर्थ, सो दिस फेनोमेनन वी आर नॉट एबल टू रियलाइज, बट नाउ वी सी कि इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। तो ये कैंसिल हो जाते हैं, है ना? इसलिए इंटरनल फोर्सेस डू नॉट cannot move a body from rest। तो क्या देखिए, एक्सटर्नल फोर्स किसको कहते हैं देख लिए। दूसरा पॉइंट हम लोग देख लिए कि जो इंटरनल फोर्स होता है, पॉइंट नंबर 2, इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज exist in pair of equal and opposite forces। So the resultant of internal forces is always zero, always zero। balanced है, internal forces are always balanced, they cannot be unbalanced। unbalanced होना जरूरी है। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करेंगे। क्या एक्सटर्नल फोर्स पेयर में नहीं होता है? हाँ, एक्सटर्नल फोर्स भी पेयर में हो सकता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊं, मैं कहूंगा कि ये केस में क्या अंतर है बताओ। सपोज हियर इज ए ट्रक एंड हियर इज आल्सो ए ट्रक। दोनों ही केस में सेम ट्रक है, लेकिन एक का केस में ये डब्बा खुला है, दूसरे केस में क्या हुआ है, ये डब्बा कवर्ड है। सपोज मानेंगे कि इसके ऊपर ये डब्बा ऐसे कवर है, ये डब्बा कवर है ऐसे, ठीक है। अब ये कवर है केबिन, ये खुला है। दोनों ही केस में हुआ यूं है कि कोई पहलवान अंदर खड़ा है और पुश कर रहा है, इस केस में भी खड़ा है और पुश कर रहा है।
क्या दोनों में से कोई भी केस में ये टॉर्क चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। With the help of Newton's law, explain why in the first case the boss is not moving. आप क्या लिखोगे? Why in the second case the torque is not moving? क्या लिखोगे? Here the man is pushing. Is the force external? Yes. Then why it is not moving? It is external but balanced. It is not unbalanced. ये आदमी इस ट्रक को इधर को पुश करने के साथ साथ पांव से इसको इधर को पुश कर रहा है। ये क्या हुआ? बैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। बैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। इस केस में क्यों नहीं मूव कर रहा है? अगर ये ऐसे क्लोज्ड है, ये अगर क्लोज्ड है, ये क्यों नहीं मूव कर रहा है? क्या ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रहा है? नहीं, इट इज इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स लिखने से बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस आर ऑलवेज बैलेंस्ड। दे आर ऑलवेज बैलेंस्ड फॉर ए रिजिड बॉडी। ठीक है, फॉर ए रिजिड बॉडी इंटरनल फोर्सेस आर ऑलवेज बैलेंस्ड। इस केस में भी ट्रक मूव नहीं करेगा, इस केस में भी ट्रक मूव नहीं करेगा। देखो खाली ढक्कन चढ़ा दिए, मीनिंग इंटरप्रिटेशन बदल गया। अब लोग सर ऐसा होता है? ऐसा ही होता है, ऐसा ही इंटरप्रेट करोगे, आगे चल के आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। आई विल शो यू कितने सारा मिसकंसेप्शन इन लॉ में आपको धीरे धीरे आगे आगे पता चलेगा। आई होप वी हैव अंडरस्टूड एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस। ऑल्सो वी हैव टू सी व्हाट इट मीन्स बाय बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या है? आई वांट टू गो फॉर नेक्स्ट। Balanced force. What is a balanced force? Balanced and unbalanced force. देखो तो ये कोई एक डंडा है और मान लो कि ये कोई एक ब्लॉक रखा है। ये ब्लॉक के ऊपर कुछ फोर्सेस आ रहे हैं, दो फोर्स इधर से आ रहे हैं, एक फोर्स इधर से आ रहा है। ये 10 न्यूटन का आ रहा है, ये 2 न्यूटन का, ये 8 न्यूटन का। तो आप क्या कहोगे? इज द नेट फोर्स जीरो? यस, नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो कब होता है? जब ये बैलेंस्ड फोर्स होता है। व्हेन द फोर्सेस आर बैलेंस्ड, नेट फोर्स विल बी जीरो। ठीक है, तो बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। सो हियर एफ नेट इज इक्वल टू जीरो मींस implies forces are balanced। फोर्सेस को बैलेंस्ड फोर्स कब कहेंगे? फिर नेट फोर्स इज जीरो लाइक दिस। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ तो आप कहोगे, जैसे हम कहेंगे ये वाला केस है, ये वाला केस है, क्या यहां पर नेट फोर्स जीरो है? क्या यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है? हाँ जीरो है सर। यहाँ पे भी नेट फोर्स जीरो है। थोड़ा बनाते हैं इसको। क्या ये नेट फोर्स जीरो है? हाँ, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तो है, इसका मतलब फोर्सेस आर बैलेंस्ड। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, फोर्सेस आर बैलेंस्ड। कंफ्यूजन आएगा आपके मन में, कैसे? अगर एक्सटर्नल बैलेंस्ड फोर्स नहीं होगा, जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होगा, बॉडी मूव नहीं करेगा। क्या ये मूव नहीं करेगा? हाँ, ये मूव करेगा। तो क्या है हम लोग लिखे थे? एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स, ऐसे लिखे थे ना। तो अभी तो एक्सटर्नल फोर्स भी है, बैलेंस भी है, फिर भी ये मूव करने वाला है। तो न्यूटन जी को क्या हुआ था? ऐसे उल्टा पुल्टा लिखवा दिए हमसे, हम समझेंगे। तो we have understood what is external force, what is balanced और unbalanced force। न्यूटन्स लॉ क्या कह रहा है? लॉ को लॉ की नजरिया से, आपकी लेवल से पहले देख लेते हैं। ठीक है, आपकी लेवल से पहले देख लेते हैं। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं आएगा, he cannot move। दिस phenomenon, this property is called inertia of rest, है ना। तो क्या लिखेंगे? The property of a body to continue in
its state of rest in the absence of external unbalanced force is called, क्या कहते हैं इसको, inertia of rest। समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं inertia of rest। कोई बॉडी का टेंडेंसी टू बी एट रेस्ट, ठीक है, जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं आएगा, ठीक है। आप इसमें आप छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ले सकते हो। सपोज यू टेक ए ग्लास और इस ग्लास के ऊपर एक पोस्ट कार्ड रख दो, या फिर कोई एक प्लेइंग कार्ड रख दो, प्लेइंग कार्ड के ऊपर एक कॉइन रख दो। प्लेइंग कार्ड काफी स्मूथ होता है। फिर आप क्या करोगे, अगर आप इसको सडनली एक जोर से इंपल्सिव फोर्स दे देते हो तो ये प्लेइंग कार्ड सुर करके निकल जाएगा। आप देखोगे जो कॉइन रखा गया था वो नहीं फेंका जाएगा, द कॉइन विल फॉल इनटू द ग्लास। आर यू गेटिंग? द कॉइन विल फॉल इनटू द ग्लास। लेकिन अगर आप ये प्लेइंग कार्ड को धीरे धीरे पुश करते हुए लोगे, कॉइन इसके ऊपर बैठा हुआ निकल जाएगा और बाहर गिर जाएगा। सो ये कॉइन बाहर फेंका जाएगा कि नहीं जाएगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाउ फास्ट द फोर्स वाज प्रोसेस्ड। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, समझ में? इसको सेकेंड लॉ में भी पढ़ेंगे, कितना फोर्स आया, कितना समय के लिए आया, दोनों मिलके डिसाइड करेंगे कि क्या इफेक्ट होने वाला है। खैर अभी तो हम लोग बात करें कि जैसे हम इसको पुश करेंगे, अगर सडनली इस प्लेइंग कार्ड को पुश कर देते हैं तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट के चलते अपनी जगह बैठा रहेगा, जाने की कोशिश नहीं करेगा। तो क्या होगा, कार्ड निकल जाएगा और ये गिर जाएगा, है ना। अच्छा, आप ये वाला एक्सपेरिमेंट तो देखे होंगे, व्हेन यू आर प्लेइंग कैरम खेलते वक्त अगर आप छोटे छोटे ऐसे जो डॉट्स होते हैं इनको एक के ऊपर दूसरा करके ऐसे अगर अरेंजमेंट करके रखोगे, ये डिफरेंट डॉट्स रह गए इसके ऊपर, ऐसे 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 ऐसे, और क्या करोगे आप, एक स्ट्राइकर लोगे। अब ये स्ट्राइकर से अगर आप इसको जोर से मारोगे तो आप देखोगे निचला वाला निकल गया, लेकिन पूरा का पूरा लॉट अपनी जगह खड़ा हो गया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये अपनी जगह फिर से खड़ा हो जाएगा। अरे जब मारे तो इनको भी फेंका जाना चाहिए था, नहीं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। समझ में आया क्या? अच्छा, और भी आप और बढ़िया एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, लेकिन अभी ऑनलाइन में बताना थोड़ा मुश्किल है। जब आप गाड़ी में बस के अंदर खड़े हो, व्हेन यू आर स्टैंडिंग इनसाइड ए बस एंड द बस ऑल ऑफ अ सडन स्टार्ट्स मूविंग। यहाँ पे कोई बस था और बस के अंदर आप खड़े थे, और जैसे ही बस चलना शुरू किया, सडनली द बस स्टार्ट्स मूविंग। ये बस चलना शुरू किया, ठीक है। जैसे बस चलना शुरू करेगा, व्हाट विल हैपन, यू विल फॉल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। आप देखोगे कि आप तो ये तो मुंडी गिर रहा है, ये आप जो है पूरा बैकवर्ड डायरेक्शन में गिरने की कोशिश करोगे, ऐसा गिर जाओगे, है कि नहीं? यू विल ट्राई टू फॉल इन दिस डायरेक्शन। तो जैसे ही आप देखोगे बस चलना शुरू किया, ये आदमी पीछे की तरफ गिर रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे चलना शुरू किया, पांव तो चलने लगा बॉस के साथ, नहीं, और जो आपका बॉडी तो फ्लेक्सिबल था, ऊपर वाला बॉडी का रेस्ट में था, वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा। सोचो आप ऐसे खड़े हो, आपकी पांव पकड़ के कोई आगे की तरफ खींच लेगा तो आप क्या हो, पीछे की तरफ गिर जाओ। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। समझ में आ रहा है क्या? These are all examples of inertia of rest. तो कोई बॉडी रेस्ट में है, जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं आएगा तब तक वो रेस्ट में रहना पसंद करेगा। इवन व्हेन यू अप्लाई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, तो आप देखोगे कि ये
अपोज करता है, बहुत जल्दी अपना इनर्शिया, अपना जो एटीट्यूड है रेस्ट में रहने का, उसको नहीं छोड़ता है। अगर कोई ग्लास प्लेट है, आप एक पत्थर मारोगे तो ग्लास प्लेट टूट जाएगा, चूना हो जाएगा, पूरा एकदम टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पर लेकिन एक बुलेट अगर फायर करोगे तो इफ यू फायर अ बुलेट यू विल फाइंड इट मेक्स अ थिन होल एंड passes थ्रू, बट द ग्लास प्लेट डज नॉट ब्रेक। क्या हुआ बात यही हुआ, हम पोस्टकार्ड को धीरे से पुश कर रहे हैं कि सडनली मार रहे हैं। धीरे से पुश कर रहे हैं तो कॉइन उसके साथ जा रहा है, सडनली मार रहे हैं तो ये कॉइन क्या हुआ, जान ही नहीं पाया, सडन इनर्शिया रेस्ट में था तो इनर्शिया के कारण रेस्ट में रहना पसंद किया और पोस्टकार्ड तुरंत निकल गया, इट कुड नॉट रेस्पॉन्ड। सिमिलरली कोई बुलेट मारते हैं, फायर करते हैं ग्लास पेन पे, इतना स्पीड में जाता है वो जहां पे लगता है उसी को तोड़ता है और निकल जाता है, बाकी के पास तो कोई वाइब्रेशन पहुंचने से पहले ये बुलेट भाग गया, उनको टूटता भी नहीं। समझ में आया कि नहीं आया, है ना? ये बात है। तो inertia of rest is understood. Now we want to see what is inertia of motion. ये सारे आपके बुक वाले नॉलेज है, मैं कुछ अपना एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दिया हूं, मैं तो आऊंगा एनालिसिस इसके ऊपर फिर से करूंगा। पॉइंट नंबर 5, जैसे पॉइंट नंबर 4 था, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी क्या था, स्टेटमेंट सेम रहेगा तो आपको रट्टा मारने के लिए आसान हो जाएगा। क्या है प्रॉपर्टी, कहता है क्या कहता है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, in the absence of external unbalanced force is called inertia of motion. Inertia of motion. क्या ये चीज भी आपको समझ में आता है? Inertia of motion मतलब कोई बॉडी अगर मोशन में है, मोशन में कंटिन्यू करना चाहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन में कंटिन्यू करना चाहेगा, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन ये कहता है जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं आएगा, कोई बॉडी मोशन में है वो मोशन में रहना चाहेगा। जैसे मान लो कि कोई एक पत्थर को किसी एक स्ट्रिंग से के साथ बांध के, धागे के साथ बांध के आप इसको ऐसे घुमा रहे थे, तो जब वो यहां से था उसके पास कुछ वेलोसिटी था, जब इधर से जा रहा था आपने क्या किया, थ्रेड को काट दिया। नाउ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। अब क्या देखोगे आप, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन दिस पार्टिकल विल ट्राई टू गो इन दिस डायरेक्शन, ये इधर जाने की कोशिश करेगा, जो वेलोसिटी में जा रहा था उसी वेलोसिटी में जाने की कोशिश करेगा। समझ में आया? या फिर अगर आप किसी बस के अंदर खड़े हो और वो बस चल रहा है और सडनली अगर बस रुक गया तो आपका पांव तो रुक जाता है बस के साथ, लेकिन शरीर का ऊपर हिस्सा ये बस के साथ वेलोसिटी में जा रहा था, बस रुक गया, ये आगे की तरफ चले जाएगा, सामने वाले को आप धक्का मारते हो, है कि नहीं, यू फॉल फॉरवर्ड। या फिर कभी अगर ये एक्सपीरियंस होगा तो कोई चलती हुई ट्रेन से जंप करके उतरना है, ट्रेन इधर जा रहा है, ये ट्रेन का गेट है, यहां से आप जंप करके नीचे उतरना चाह रहे हो, ट्रेन अभी रुका नहीं है, धीमा धीमा जा रहा है, आप जंप करने के साथ साथ खंबे से स्टेशनरी खड़ा नहीं हो सकते, जंप करने के साथ आपको तुरंत दौड़ना पड़ेगा कुछ दूर। You cannot just jump and stand stationary. You have to run, because when you jump, just before jumping, you are having some velocity and your inertia will try to maintain that velocity. तो क्या करोगे आप, ट्रेन से जंप करने के बाद ऑन द प्लेटफॉर्म यू विल रन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन। कौन सा डायरेक्शन में दौड़ने की कोशिश करोगे, ए और बी? दैट इज ए, क्योंकि ट्रेन इधर जा रहा है, दैट इज ए। अगर बाई चांस गलती किए, खुद के इधर भागने की कोशिश किए, देखे कि दुश्मन इधर से आ रहा है, अब जंप करके इधर जाने की कोशिश करो, इतना जोर से एक्सीडेंट होगा, यू जस्ट कैंट इमेजिन।
क्या हो गया, क्योंकि योर एंटायर बॉडी इज हैविंग ए वेलोसिटी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड यू आर ट्राइंग टू गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो देयर विल बी वेरी कंफ्यूजन और अब देखो बहुत बड़ा सा एक्सीडेंट हो जाएगा। सो चलती हुई ट्रेन से तो एक तो पहला चीज है कभी जंप नहीं करना है। जंप करना है तो कैसे जंप करना है, जंप करने के साथ ट्रेन के डायरेक्शन में दौड़ना है कुछ दूर तक, दौड़ने को परहेज मत करना, जंप करना और दौड़ना है। नहीं दौड़ूंगा, जंप भी करूंगा, दौड़ूंगा नहीं तो फिर गिरोगे, ठीक है। तो ये हो गया इनर्शिया मोशन, समझ में आया। तो स्कूल में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे कोई न्यूमेरिकल वगैरह कुछ नहीं करवाते और इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देके छोड़ देते हैं। अब मेरे को कुछ चीजें समझ में नहीं आ रहा है, आपको बताना है, ठीक है। माय कंफ्यूजन्स विथ फर्स्ट लॉ आपको सोचना है और बताना है। पहला हुआ, आप बोलते हो कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगा और मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करेगा, ठीक है। लेकिन मैं देख रहा हूं, सपोज हियर इज ए बम, आई गिव ए लिटिल फायर टू द बम, फायर इज नॉट ए फोर्स, रिमेंबर fire is not a force, fire is a form of energy. So when I give a little fire, the bomb explodes, the fragments go in different direction. लॉ कहता है जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे, कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। और इसको देखने के बाद लगता है शायद न्यूटन जी थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए, जल्दी करने में जल्दबाजी कर लिए। उनको बोलना चाहिए था जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देंगे, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। लेकिन वो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स के बारे में लिख दिए। नहीं, द लॉ इज 100% करेक्ट, आवर अंडरस्टैंडिंग इज रॉन्ग। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे, कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। लेकिन मैं फायर दिया, मैं देखा कि ये बम जो है वो तो उड़ गया और क्या हुआ, हमें लगा कि न्यूटन्स लॉ इनवैलिड हो गया। और I switch on the fan, I supply some electrical energy, I find the fan starts moving. I didn't give any external force, I supplied some electrical energy, the fan starts moving. Fan was earlier at rest. Law says as long as you don't apply any external force, if a body is at rest, it will remain at rest. Then how come the fan is moving? You have supplied only electrical energy, है ना? और you say external force, मैं तो कहूँ कि suppose here is a plastic ball and I keep an insect inside. इसके अंदर कोई कीड़ा को रख देते हैं, अब ये कीड़ा बॉल के अंदर चलेगा। कीड़ा is giving internal force or external force? It is giving internal force. तो do you think the ball will remain at rest? No. जैसे जैसे कीड़ा चढ़ने लगेगा, बॉल भागने लगेगा। लॉ कहता है कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। लेकिन तो इंटरनल फोर्स दे रहा है, बॉडी मूव कर रहा है। यहाँ पर तो फोर्स दे ही नहीं रहा है, सब एनर्जी दे रहा है, बॉडी मूव कर रहा है। और नॉट ओनली दैट, ये कहता है कि एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, सपोज आई अप्लाई बैलेंस्ड फोर्स 10 न्यूटन का बैलेंस फोर्स लगा दिया इसके ऊपर में, इधर दिया 10 न्यूटन, इधर दिया 10 न्यूटन। नाउ this danda will not remain at rest, but the net force is balanced. Balanced force है, उसके बावजूद ये बॉडी मूव कर रहा है। लॉ कहता है कि जब तक एक्सटर्नल और बैलेंस्ड फोर्स नहीं देंगे, बॉडी मूव नहीं करेगा। हम तो एक्सटर्नल दिए लेकिन बैलेंस्ड फोर्स दिए, उसके बावजूद मूव कर। सारा का सारा स्टेटमेंट गलत जा रहा है। इतना बड़ा गलती इतने बड़े साइंटिस्ट कैसे कर सकते हैं? मोरओवर, आप कहते हो कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। दिस इज व्हाट इज द लॉ, है ना? लेकिन आई सरप्राइज कि सपोज यहाँ पे कोई एक डंडा जमीन पे ऐसे रखा हुआ था,
इस लाइन ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऐसे रखा हुआ है कोई डंडा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ऐसे रखा हुआ है, मैं उसका एक तरफ को इसे जोर से मार देता हूं, व्हेन आई गिव इट ए किक, नाउ दिस डंडा विल मूव ऑन द फ्लोर। एक बार किक मारने के बाद उसके ऊपर और कोई फोर्स नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये डंडा सीधे सीधे, ये डंडा सीधे सीधे, सॉरी, क्या आपको लगता है कि ये डंडा सीधे सीधे ऐसे मूव करने लगेगा? नो, जैसे जैसे आप किक मार के छोड़ दिए आप देखोगे ये डंडा शुरू में ऐसे हो गया, फिर थोड़ी देर बाद ऐसा हो गया, फिर थोड़ी देर बाद ऐसा हो गया, फिर थोड़ी देर बाद ऐसा हो गया। दैट मीन्स डंडा इज घूमिंग 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 घूमिंग, घूम घूम के आगे जा रहा है कि नहीं? लेकिन लॉ तो कहता है कि स्ट्रेट लाइन में जाएगा, डंडा तो घूम रहा है। ओहो, so many confusions with Newton's spark law। इतना सारा कंफ्यूजन तो हम उसको यूज कैसे करेंगे? लॉ ही समझ में नहीं आ रहा है। As long as no external unbalanced force is applied, if a body is at rest, it will remain at rest। ठीक है, और अगर ये मोशन में है, it will keep on moving with constant velocity। कोई चीज यहाँ पे रखा है हाथ पे, जब तक इसको धक्का नहीं देंगे ये नहीं चलेगा। क्या ये चीज हमें मालूम है? हाँ मालूम है। जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मालूम है? हाँ उसको भी मालूम है। लेकिन हम बोलते हैं कि हम साइंस स्टूडेंट हैं, हमको न्यूटन जी बोले हैं। क्या ये चीज जो रखा है ना, उसको बाहर से धक्का नहीं दोगे तो नहीं चलेगा। कोई भी गांव वाला देखेगा तो हंसेगा आपके ऊपर। अरे हम लोग को भी मालूम है, हम लोग कोई स्कूल कॉलेज कभी गए नहीं, नाम लिखना नहीं आता है, अंगूठा छापे उस पर भी मालूम है, बाहर से धक्का नहीं देंगे तो नहीं चलेगा। तो न्यूटन के नाम पे क्यों क्रेडिट देते हो? अपने नाम पे दे दो, वो बोलेंगे, है ना। तो न्यूटन लॉ का इतना हल्का फुल्का मतलब हम निकाल लिए हैं। उतना हल्का फुल्का मतलब नहीं था, समझने में गड़बड़ हो गया। कभी कभार सेम सिचुएशन होते हुए भी अंडरस्टैंडिंग कुछ अलग अलग हो जाते हैं, है ना। सेम सिचुएशन होने से भी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग हो जाते हैं। तो लॉ को हम लोग गलत समझ लिए, गलत मतलब निकाल दिया और चल गए। और इंटरेस्टिंगली कि ये गलतियां इतना जोर से स्प्रेडेड है कि कोई कभी इसका रियलिटी के ऊपर सोचता नहीं। बट देन जेई वाले बड़े महान, वो लोग क्वेश्चन डालते रहते हैं। न्यूटन्स लॉ के ऊपर ढेर सारे वेराइटी के क्वेश्चंस आते हैं, एंड यू वोंट बिलीव एवरी ईयर एटलीस्ट 1 or 2 क्वेश्चंस ऑन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इटसेल्फ। बट हार्डली पीपल रिकॉग्नाइज दिस टू बी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्वेश्चन। वो क्या करते हैं, अपने दकियानुसी तरीके से, लंबे चौड़े तरीके से करते हैं। जबकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की कंसेप्ट लगाओ, चुटकी में ओरली सॉल्व हो जाएगा, चुटकी में ओरली सॉल्व हो जाएगा। तो क्या है करेक्ट फॉर्म ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? थोड़ा आपको सस्पेंस में रखते हैं, आप ये चीजों के ऊपर सोचिए, फिर मिलेंगे अगले क्लास तो डिस्कशन करेंगे, है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।